हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के अंदर है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को जो आपको बड़े ध्यान से देखना है और पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिए, तो उसमें जो आपको ये सारा का सारा टॉपिक जो समझ में आ जाएगा। जो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है, इसमें हम जो है रोजगार और उत्पादन के निर्धारण को लेकर के जो है उनकी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। और ये जो परंपरावादी सिद्धांत है रोजगार और उत्पादन से संबंधित है, ये जो है किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि इसके अंदर जब इकोनॉमिक्स का सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत हुई थी 1776 के अंदर एडम स्मिथ की बुक आई थी द जनरल थ्योरी। उसके बाद से लेकर के जो है धीरे धीरे ये जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, इन अर्थशास्त्रियों ने जो है उत्पादन और रोजगार के निर्धारण के संबंध में अपने विचार दिए और उन्हीं सभी विचारों को जो है शामिल करते हुए जो एक सिद्धांत जो बनाया गया है, उस सिद्धांत को हम जब रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। और जो परंपरावादी है उसको इंग्लिश में हम क्लासिकल कहते हैं। और इस शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग जो कार्ल मार्क्स ने किया था। और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो सर्वश्रेष्ठ। तो उस समय जो परंपरावादी थे, परंपरावादियों का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि इससे पहले जो है इकोनॉमिक्स के संबंध में रोजगार या इनको लेकर के जो कोई सिद्धांत नहीं दिए गए थे। तो सबसे पहली बार परंपरावादियों ने दिया, तो परंपरावादी जो सिद्धांत थे वो बहुत ही अच्छा माना जाता था उस समय। परंपरावादी जो अर्थशास्त्री है उसके अंदर एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जेबी से है, कार्ल मार्क्स है, ये जो शामिल है। लेकिन अगर हम रोजगार के सिद्धांत के संबंध में बात करें, तो इसमें जो नव परंपरावादी अर्थशास्त्री है जैसे मार्शल एपिगू है, इनको भी जो है केंज ने परंपरावादी ही माना है। और इसके पीछे कारण ये है कि जो मार्शल और पिगू है, उनके जो विचार है वो रोजगार तथा उत्पादन को लेकर के जब परंपरावादी अर्थशास्त्रियों से मिलते हैं, इसलिए इनको जब परंपरावादियों की श्रेणी में माना गया है। रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है, उस सिद्धांत का जो संबंध है वो विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं से है। यानी इस सिद्धांत का जो है लागू होना वो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है और वो भी विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनमें जो है अधिक होता है। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था के अंदर जो है सदा ही पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यानी पूर्ण रोजगार जो है वो अर्थव्यवस्था की जो एक सामान्य स्थिति है। हर समय अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार पाया जाएगा। और यदि बेरोजगारी पाई भी जाती है तो वो अल्पकाल में ही होती है। और अल्पकाल के अंदर भी जो विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक स्थितियां, आर्थिक शक्तियां हैं, उनमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि जो बेरोजगारी है वो अपने आप दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है जब सरकार इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करती है तो भी विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक शक्तियां हैं उनमें इस प्रकार से चेंज होंगे कि ये जो है पूर्ण रोजगार अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए परंपरावादी जो ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो सदा पूर्ण रोजगार है और अगर कभी बेरोजगारी है भी तो वो अपने आप दूर हो जाएगी। और कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि रोजगार का सिद्धांत है परंपरावादियों का, उसमें पूर्ण रोजगार अपने आप आ जाता है। सबसे पहला है शे का बाजार नियम, कि ये शे के बाजार नियम पर आधारित है। दूसरा है मजदूरी का पूर्णतः लोचशील होना, यानी मजदूरी जो है कितनी भी कम की जा सकती है, कितनी भी मजदूरी अधिक हो सकती है, उसमें जो है कोई लिमिट नहीं है कि भी एक निश्चित स्तर से कम मजदूरी नहीं हो सकती। तो मजदूरी है पूर्णतः लोचशील है। इसी के साथ जो है ब्याज की दर है वो भी पूर्णतः लोचशील है, यानी ब्याज की दरों में के आगे पीछे कितना भी परिवर्तन संभव है। और कीमतों में भी लोचशीलता पाई जाती है। तो इन सब वजहों से, यानी अगर अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी है भी तो मजदूरी दर पूर्णतः लोचशील है। मान लीजिए कि मजदूरी जो है वो कम हो गई, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी होने के ऊपर मजदूरी कम होगी, और जब मजदूरी कम होगी तो उसके कारण जो उत्पादक है वो अधिक श्रमिकों की मांग करेंगे, और अधिक श्रमिकों की मांग करेंगे तो अपने आप जो है वो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है ब्याज की दर है वो भी प्रभावित करती है, कीमत है वो भी प्रभावित करती है। तो इन चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब हम ये परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार कि अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार अब एक सामान्य स्थिति है, तो अब हम ये जानते हैं कि पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है। क्योंकि जब हम सिंपल पूर्ण रोजगार की बात करते हैं तो सभी को ये लगता है
कि पूर्ण रोजगार का मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं है, लेकिन पूर्ण रोजगार का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि भी कोई बेरोजगार नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है। पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि मजदूरी की वर्तमान दर, यानी जिस रेट के ऊपर जो है अभी मजदूरी चल रही है, जितनी मजदूरी पर लोग काम करवाना चाहते हैं, और उस मजदूरी की दर पर जो लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, उन सबको काम मिल जाता है, तो उसको हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। इसका मतलब सपोज कि 500 रुपये मजदूरी चल रही है और 500 रुपये मजदूरी के ऊपर जो 100 व्यक्ति काम करना चाहते हैं, और अगर 100 के 100 व्यक्तियों को काम मिल जाता है तो उसका अर्थ होगा पूर्ण रोजगार। और जहाँ पर पूर्ण रोजगार होता है वहाँ पर जो है श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति है वो एक दूसरे के बराबर होती है, क्योंकि एक व्यक्ति 500 रुपये की मजदूरी है, उसके ऊपर 100 व्यक्तियों को काम देना चाहता है, और 500 रुपये की मजदूरी पर 100 ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, तो मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि जो पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार के स्तर के ऊपर कोई बेरोजगारी नहीं होगी। अब हम जो है इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो पहली परिभाषा लर्नर के अनुसार, लर्नर ने जो परिभाषा दी है वो परंपरावादी परिभाषा कहलाती है कि पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जिसमें वे सब लोग जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य हैं और इच्छुक हैं। यहाँ दो बातें उन्होंने जोड़ी है कि व्यक्ति काम करने के लिए योग्य होना चाहिए। अब इच्छुक तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए अंदर उस काम करने की योग्यता नहीं होती। तो उन्होंने दोनों कहा है कि एक व्यक्ति योग्य है और इच्छुक है और वो वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करना चाहता है, बिना किसी रुकावट के काम प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण रोजगार। दूसरी जो परिभाषा है आधुनिक परिभाषा है स्पेंसर के अनुसार कि पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उसके जो संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगार है। यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति के अंदर भी दो प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती है स्पेंसर के अनुसार। एक तो संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपना व्यवसाय बदलना चाहता है, या कच्चे माल की कमी के कारण, या बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से, बिजली ठप होने के कारण कुछ समय तक के लिए व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में उसको दोबारा रोजगार मिल जाता है। इसी प्रकार संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसके अंदर अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण कुछ जो तकनीक होती है वो आउटडेटेड हो जाती है। उसके कारण जो है उस तकनीक के साथ जो उद्योग चल रहे थे वो उद्योग बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में जो व्यक्ति है, जो श्रमिक है, उनको नए उद्योगों की तकनीक सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस दौरान जो है वो बेरोजगार रहते हैं, तो उसको हम जो संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसी प्रकार से कई बार जो है अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ वस्तुओं की डिमांड ही बिल्कुल नहीं रहती, डिमांड खत्म हो जाती है, तो उसके कारण उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करने वाली इकाइयाँ वो बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में उन लोगों को जो है अपना रोजगार बदलना पड़ेगा जो वहाँ काम में लगे हुए थे, तो उसको हम जो संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी जो बेरोजगारी पाई जाती है, संघर्षात्मक और संरचनात्मक। और पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इतना रहेगा, ये नेचुरल है कि कुछ लोग जो है बेरोजगार रहेंगे, चाहे वो संघर्षात्मक बेरोजगारी के कारण हो, चाहे वो संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण हो। अब इसके बाद हम मान्यताएं देखेंगे। इसकी मान्यताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप मान्यताओं को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो सिद्धांत है या कोई भी जो सिद्धांत होता है वो मान्यताओं पर आधारित होता है। पहली मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य विवेकशील है। विवेकशील का मतलब वो अपना निर्णय सोच समझ करके लेता है और वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। दूसरी इसकी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेजिज फेयर सिस्टम है। इसके अंदर अर्थव्यवस्था पूर्णतः सरकार के हस्तक्षेप से स्वतंत्र होती है और मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अपने आप अर्थव्यवस्था के अंदर समायोजन होता रहता है। आगे वस्तु बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। श्रम बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। श्रम समरूप है, ये इनकी इम्पोर्टेंट जो एजम्पशन है कि प्रत्येक जो श्रमिक इकाई है वो क्षमता में, योग्यता में और काम करने में बिल्कुल बराबर होते हैं। अर्थव्यवस्था बंद है, यानी अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों के साथ में कोई आयात निर्यात नहीं होता, विदेशी व्यापार नहीं होता।
उत्पादन की तकनीक स्थिर है। मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, यानी मुद्रा का संचय नहीं होता, मुद्रा केवल जो है लेन देन के कार्य में काम आती है। मजदूरी, ब्याज की दर और वस्तुओं की कीमतों में लोचशीलता पाई जाती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लोचशीलता का मतलब है कि इनमें परिवर्तन कितना भी हो सकता है। मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी में सीधा संबंध होता है और ये आनुपातिक संबंध होता है, यानी जिस अनुपात के अंदर मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी उसी अनुपात के अंदर जो वास्तविक मजदूरी बढ़ जाएगी, और अगर मौद्रिक मजदूरी कम होगी तो वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। बचत और निवेश दोनों ही ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। बचत है वो भी ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अगर ब्याज की दर बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, अगर ब्याज की दर कम होगी तो बचत कम होगी। और निवेश भी ब्याज की दर के साथ में संबंधित है, लेकिन इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। ब्याज की दर बढ़ने पर निवेश कम होगा और ब्याज की दर कम होने पर निवेश अधिक होगा। ब्याज के दर का निर्धारण बचत और निवेश की समानता के द्वारा किया जाता है, यानी ब्याज की दर जो है वो संतुलित ब्याज की दर जहाँ पर होती है वहाँ पर बचत और निवेश जो होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं। इसके बाद है उत्पादन पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, और घटते प्रतिफल का नियम का मतलब है कि लागतें बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी जैसे जैसे आगे प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे लागतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मुद्रा की जो है मात्रा वो दी गई है, यानी मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं माना गया है इन्होंने। अर्थव्यवस्था में शे का बाजार का नियम लागू होता है। शे का बाजार नियम है कि मुद्रा की जो वस्तुओं की पूर्ति है वो अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, यानी जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा सारी की सारी वस्तुएं जो है बिक जाएंगी। अब आगे है उत्पादन और रोजगार का निर्धारण। जो परंपरावादी रोजगार का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंदर उत्पादन तथा रोजगार के संतुलन का निर्धारण एक साथ दोनों के संतुलन द्वारा किया जाता है, यानी जहां पर रोजगार के संतुलन का निर्धारण होगा, रोजगार के संतुलन का निर्धारण जो है श्रमिकों की मांग और पूर्ति के द्वारा होगा, और फिर जहां पर हम श्रमिकों का हमें एक संतुलन के स्तर का पता चल जाएगा उसी स्तर के आधार के ऊपर हम देखेंगे कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन का क्या स्तर होगा। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। एक तो उत्पादन फलन जो उत्पादन को बताएगा, और रोजगार जो रोजगार श्रमिकों की मांग और पूर्ति है वो जो हमें रोजगार के संतुलन के बारे में बताएगी। ये हम बता चुके हैं कि इसके लिए हमें एक तो उत्पादन फलन को देखना होगा और दूसरा श्रम की मांग और पूर्ति। तो उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है, यानी ये बताएगा कि भी उत्पादन के कितने कितने साधन लगाने पर एक उत्पादक जो उत्पादन की कितनी मात्रा पैदा कर सकता है। तो उत्पादन का फलन है Q इज ए फंक्शन ऑफ, Q का मतलब उत्पादन, N K L T। अब हम देखते हैं यहाँ N K L T का मतलब क्या है। Q का मतलब उत्पादन की मात्रा, N का मतलब लेबर श्रम, K का मतलब है पूंजी, और L का मतलब है भूमि, और T का मतलब है टेक्नोलॉजी। यानी किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है वो चार चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो श्रमिकों की मात्रा, दूसरा पूंजी की मात्रा, तीसरा भूमि, और चौथा तकनीक। लेकिन जो परंपरावादी उत्पादन फलन है उस उत्पादन फलन के अंदर ये माना गया है कि उत्पादन के जो तीन बाकी जो एलिमेंट्स है पूंजी, भूमि और तकनीक ये स्थिर रहते हैं। अगर ये स्थिर रहते हैं फिर उत्पादन जो है वो केवल एक ही चीज़ पर निर्भर करता है, Q इज ए फंक्शन ऑफ N, यानी श्रमिकों की मात्रा पर। तो जैसे जैसे हम श्रमिकों को मात्रा बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ता जाएगा, और अगर हम श्रमिकों की संख्या कम करेंगे तो उत्पादन है वो कम होता जाएगा। यानी उत्पादन केवल श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। ये देखिए आप, ये जो तीनों चीज़ें वो स्थिर है। श्रम जो है वो उत्पादन का साधन है, परिवर्तनशील साधन है, लेकिन इसके अंदर जो पूंजी, भूमि और तकनीक है उनको स्थिर माना गया है। जब अल्पकाल के अंदर उत्पादन के साधन श्रम को छोड़कर के बाकी सभी साधन स्थिर मान लिए गए हैं, तो ऐसे में अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम केवल श्रम की मात्रा को बढ़ा करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब उत्पादन फलन को हम एक डायग्राम के द्वारा भी देखते हैं। आप साथ साथ में इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हम OX अक्ष लेते हैं और OX अक्ष के ऊपर हम
श्रम की मात्रा लेंगे, इसके बाद हम ओ वाई एक्स बनाते हैं और ओ वाई एक्स के ऊपर हम उत्पादन की मात्रा लेंगे। और ये जो रेखा है जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, ये जो है उत्पादन फलन की रेखा है। शुरू में देखिए आप, हम ओ एन श्रमिकों की मात्रा लगा रहे हैं तो ओ क्यू प्रोडक्शन हो रहा है। जब श्रमिकों की मात्रा बढ़ा करके कर दी गई हमने ओ एन वन, तो ऐसे में उत्पादन भी उत्पादन फलन के अनुसार बढ़ करके ओ क्यू वन हो जाता है। इसी प्रकार से जब श्रमिकों की संख्या और बढ़ाई जाती है ओ एन टू, तो उत्पादन जो है वो बढ़ करके ओ क्यू टू हो जाता है। अब आप ऐसे में देखिए कि एन से एन वन तक हमने श्रमिक बढ़ाए तो उत्पादन ओ क्यू वन तक गया। जब हमने श्रमिक बढ़ाए एन वन से एन टू, दोनों बार हम समान मात्रा में श्रमिक बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी बार जो है उत्पादन में कम वृद्धि हो रही है, जो कि दिखाती है कि घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब उत्पादन पहले से कम हो जाएगा, तो वो जो है लाइन जो है आगे जा करके जो अपना उत्पादन फलन की रेखा है, जैसे क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एन, ये रेखा जो नीचे की तरफ गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा जो उत्पादन फलन रेखा चित्र है। आप इस रेखा चित्र को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही रेखा चित्र आगे जो है जब हम रोजगार और उत्पादन के संतुलन का निर्धारण करेंगे तो वहीं पर काम आएगा। तो आगे चलते हैं। अब है श्रम और या रोजगार का संतुलन। अगर आपको ये कहा जाए कि श्रम का संतुलन कहाँ पर है तो भी वही चीज़ है, और अगर ये कहा जाए कि रोजगार के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है तो वो भी एक ही बात है। श्रम का संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति बराबर होती है, यानी डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। अब हम देखते हैं कि फिर श्रमिकों की मांग है या श्रम की मांग है वो क्या है, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि रोजगार के संतुलन का निर्धारण करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले श्रम की मांग एक तो उत्पादकों के द्वारा की जाती है, और वो उत्पादक जो होते हैं वो श्रमिकों की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि श्रमिकों की उत्पादकता होती है, यानी उनके अंदर उत्पादन करने की शक्ति होती है। तो उत्पादकों द्वारा जब श्रमिकों की सेवाओं का प्रयोग किया जाता है तो उसके बदले में वो उत्पादन करते हैं, और उस उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो है श्रमिकों को मजदूरी के रूप में भुगतान भी किया जाता है। और परंपरावादियों ने माना था कि उत्पादन में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसलिए जैसे जैसे श्रमिकों की मांग की जाएगी, श्रमिकों की अधिक मात्रा जो है उत्पादन में लगाई जाएगी, तो उनकी सीमांत उत्पादकता कम होती जाएगी, और श्रमिकों की मांग उस सीमा तक की जाएगी जहां तक श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, यानी जितनी श्रमिकों के को जो है वेतन दिया जा रहा है, उनकी सीमांत आय उत्पादकता के बराबर होती है। यानी जितना एक श्रमिक उत्पादन करता है, जितने रुपए का एक श्रमिक उत्पादन करता है, उस श्रमिक की मांग वहीं तक की जाएगी जहां तक श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी और श्रमिक के द्वारा पैदा की जाने वाले उत्पादन का मूल्य बराबर नहीं हो जाता। अगर श्रमिक की मजदूरी कम है और उसकी सीमांत आय उत्पादकता अधिक है तो ज़्यादा श्रमिकों की मांग की जाएगी। जैसे ही ज़्यादा श्रमिकों की मांग की जाएगी, उनकी सीमांत उत्पादकता कम होगी और उसी के अनुसार जो है सीमांत आय उत्पादकता भी कम हो जाएगी। तो सीमांत आय उत्पादकता कम होती होती जब मजदूरी के बराबर हो जाएगी, और जब इसके आगे भी और श्रमिकों की मांग की जाएगी तो उनकी सीमांत आय उत्पादकता तो कम होगी और उनको मजदूरी ज़्यादा दी जाएगी। तो ऐसे में श्रमिक जो उत्पादक है वो अधिक श्रमिकों की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि मजदूरी तो ज़्यादा दे रहे हैं और उसके बदले में जो प्रोडक्शन लिया जा रहा है वो कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रमिकों की उस सीमा तक मांग की जाती है जहाँ तक श्रमिकों की सीमांत आय उनकी मजदूरी के बराबर हो जाती है। जब मजदूरी की दर अधिक होती है तो उनकी मांग कम की जाएगी। हाँ, श्रमिकों की मांग और जो मजदूरी है, या जो यहाँ पर हम जो मजदूरी की बात करें, यहाँ पर हम वास्तविक मजदूरी की बात कर रहे हैं। वास्तविक मजदूरी क्या होती है वो आगे देखेंगे कि जब श्रमिकों की जो है मजदूरी की दर अधिक होती है, वास्तविक मजदूरी की दर अधिक होती है तो उनकी मांग कम की जाएगी, और जब मजदूरी की दर कम हो जाएगी तो श्रमिकों की मांग अधिक की जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे श्रमिकों की अधिक मांग करेंगे उत्पादकता कम हो जाएगी, इसलिए अधिक श्रमिकों की मांग तभी की जाएगी जब उनकी मजदूरी भी साथ में कम होगी।
डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आर पी। ये हमने देख लिया था कि जो उनकी मजदूरी है, उनको जो मौद्रिक मजदूरी दी जा रही है, वो उनकी एम आर पी का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, सीमांत आय उत्पादकता। तो उनकी मजदूरी सीमांत आय उत्पादकता के बराबर होती है। ये संतुलन की स्थिति है। अब एमआरपी जो होता है वो क्या होता है? एमपीपी यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, कि जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया उनको आप कीमत से गुणा कर दीजिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? उनकी जो है एमआरपी, वस्तुओं और सेवाओं के जिन्होंने प्रोडक्शन किया है उनकी सीमांत उत्पादकता गुणा कीमत। तो अब एमआरपी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एमपीपी इंटू पी भी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एमपीपी इंटू पी। अब आप पी को इस तरफ ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटा पी इक्वल टू एमपीपी। तो डब्ल्यू बटा पी क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब मौद्रिक मजदूरी और पी का मतलब कीमत। तो जब हम मौद्रिक मजदूरी को कीमत से भाग दे देते हैं तो ये वास्तविक मजदूरी आ जाती है। तो वास्तविक मजदूरी जो होती है उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर होती है। और सीमांत भौतिक उत्पादकता का मतलब जो श्रमिक प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन की मात्रा, यानी एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से उत्पादन में जो अंतर आता है उसको हम सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। तो प्रत्येक श्रमिक को उतनी मजदूरी दी जाएगी जितना कि उसका उत्पादन है। अब आगे देखिए, डिमांड फॉर लेबर इज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, यानी श्रमिकों की जो मांग है वो वास्तविक मजदूरी का फलन है, यानी श्रमिकों की मांग वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। डीएल का मतलब यहाँ पर श्रम की मांग, डब्ल्यू अपॉन पी वास्तविक मजदूरी, और वास्तविक मजदूरी और श्रमिकों की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी अगर वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो श्रमिकों की मांग कम की जाएगी, और अगर वास्तविक मजदूरी अधिक होगी कम होगी तो श्रमिकों की मांग अधिक करेंगे, और वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर श्रमिकों की मांग कम की जाएगी। डायग्राम देखिए आप, ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष के ऊपर हम श्रम की मात्रा लेते हैं और ओ वाई अक्ष के ऊपर हम वास्तविक मजदूरी लेते हैं, वास्तविक मजदूरी W बटा P। और ये जो है DD श्रम का मांग वक्र है। श्रम का मांग वक्र जो कि नीचे की तरफ गिरता हुआ है, और नीचे की तरफ गिरता हुआ मांग वक्र ये दिखाता है कि अगर मजदूरी की दर अधिक है तो श्रमिकों की मांग कम करेंगे, और अगर मजदूरी की दर कम हो जाएगी तो श्रमिकों की मांग अधिक की जाएगी। तो आप ये डायग्राम जो है अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही डायग्राम आगे जो है संतुलन के निर्धारण में काम आएगा। तो एक चीज़ हमने कर ली, श्रमिकों का मांग वक्र। अब दूसरा हम करेंगे श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति जो श्रमिकों के द्वारा की जाती है। श्रम की पूर्ति का मतलब होता है कि श्रमिकों की वो संख्या जो वास्तविक मजदूरी की विभिन्न दरों पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। कि अगर वास्तविक मजदूरी 50 है तो कितने श्रमिक काम करने के लिए तैयार हैं, वास्तविक मजदूरी 70 है तो कितने श्रमिक काम करने के लिए तैयार हैं, वास्तविक मजदूरी 30 है तो कितने श्रमिक काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये श्रमिकों की उन संख्या को दिखाती है जो वास्तविक मजदूरी की विभिन्न दरों पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। जब एक मजदूर काम करता है तो देखिए उस मजदूर को अपने काम के समय को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पास में 24 घंटे हैं, और जितना एक व्यक्ति अपने जो काम के समय को बढ़ाता चला जाएगा उसके पीछे क्योंकि घंटे तो 24 है उसके पास में, उसके पास में जो है आराम करने के या अपने जो शौक उनको पूरा करने के लिए समय कम बचेगा। तो समय को जब कम होता है उसका जो आराम का या अपने जो शौक है उनको पूरा करने का, तो उसके लिए जो है अनुपयोगिता बढ़ जाएगी, और उसके बदले में उसको जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी से उसको उपयोगिता मिलती है। यानी एक तरफ जो काम के समय का त्याग कर रहा है तो उसको आराम के समय का त्याग कर रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, उसको हम अनुपयोगिता बोलते हैं। दूसरा, जब वो उसी से जब काम करता है तो उसको मुद्रा प्राप्त होती है, मजदूरी मिलती है, वो उपयोगिता होती है। तो एक श्रमिक जो है वो जब अधिक समय तक काम करता है तो उसके लिए अनुपयोगिता भी अधिक होगी। इसलिए एक श्रमिक क्या करेगा जब अनुपयोगिता अधिक होगी, क्योंकि एक श्रमिक जो है उपयोगिता और अनुपयोगिता को बराबर रखना चाहता है कि उसको आराम के समय को त्यागने से जितना नुकसान होता है उसे उतनी प्राप्ति जो है मजदूरी से होनी
चाहिए। अगर मान लीजिए काम करने से उसको जो है कम प्राप्त हो रहा है और जो उसको आराम का जो त्याग है वो अधिक करना पड़ रहा है, तो आराम का त्याग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जितने आराम का त्याग किया उसके बदले में जो उपयोगिता मुझे मजदूरी से मिल रही है वो कम मिल रही है। तो उसे जो अनुपयोगिता अधिक हो जाती है, इसलिए वो क्या करेगा, अधिक जो मजदूरी मिलने पर ही अधिक समय तक काम करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि जैसे जैसे एक व्यक्ति अपने आराम के समय को कम करता जाएगा, उसको अनुपयोगिता अधिक होती जाएगी, इसलिए वो अधिक काम तभी करेगा जब उसको मजदूरी भी अधिक मिलेगी। इस प्रकार श्रम की पूर्ति तथा वास्तविक मजदूरी में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का मतलब क्या है कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ती जाएगी, श्रम की पूर्ति भी अधिक होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा समय तक काम करने के लिए तैयार होता है अगर उसको अधिक मजदूरी मिलती है तो। और अगर वास्तविक मजदूरी कम होगी तो एक व्यक्ति काम के स्थान पर आराम करना पसंद करता है। तो सप्लाई ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, यानी जो श्रम की पूर्ति है वो भी वास्तविक मजदूरी का फलन है और दोनों के अंदर धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब इसी चीज़ को आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। रेखा चित्र ओ एक्स अक्ष के ऊपर हम श्रम की मांग लेते हैं और ओ वाई एक्स है, ओ वाई एक्स के ऊपर हम श्रम की वास्तविक मजदूरी लेते हैं। और ये हमारे पास में जो वो आपको जो ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है एस एस, ये श्रम का पूर्ति वक्र है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है और ये दिखाता है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ती जाएगी, श्रमिकों की अधिक मात्रा जो है काम करने के लिए तैयार होती चली जाएगी। तो इस प्रकार जो है कम मजदूरी के ऊपर कम मजदूर काम करने के लिए तैयार होते हैं, अधिक मजदूरी की दर पर अधिक मजदूर काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद अगर मजदूरी बढ़ जाती है तो ये जो सप्लाई कर पीछे की तरफ मुड़ जाता है, यानी ये जो है वो ओ वाई की तरफ मुड़ जाएगा, जो ये दिखाएगा कि एक सीमा के बाद अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिकों की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि श्रमिक होते हैं उनकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती है। इसलिए अधिक मजदूरी मिलने पर भी जब उनकी ज़रूरतें पूरी होगी तो वो काम के स्थान पर आराम करना पसंद करते हैं और श्रमिकों की संख्या वो पूर्ति है वो कम हो जाती है। अब रोजगार का निर्धारण, हमें पता है रोजगार का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ पर जो है श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी। आपको इसमें लिखना है, केवल डायग्राम नहीं बनाना, कि रोजगार का निर्धारण करने के लिए दो शक्तियों की जरूरत है, श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति। और जहाँ पर रोजगार का निर्धारण होता है या संतुलन का निर्धारण होता है वहाँ पर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति बराबर होती है। तो अब हम दोनों रेखा चित्र वो एक साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम ओ एक्स अक्ष के ऊपर श्रम की मात्रा लेते हैं और ओ वाई एक्स के ऊपर हम श्रम की पूर्ति की बजाय यहाँ पर जो है वास्तविक मजदूरी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वास्तविक मजदूरी। तो अब श्रम की पूर्ति की जगह मानकर चलिए कि यहाँ पर वास्तविक मजदूरी है। सबसे पहले हमारे पास में ये डी श्रम का मांग वक्र है और ये एस एस जो है श्रम का पूर्ति वक्र है। तो दोनों जहाँ पर काटते हैं यानी ई बिंदु के ऊपर, तो वहाँ पर जो श्रम की मात्रा है वो निर्धारित होती है ओ एन, यानी यहाँ पर, और जो मजदूरी की दर है वो डब्ल्यू तय होती है, यानी वास्तविक मजदूरी जो है वो डब्ल्यू है। तो इस वास्तविक मजदूरी की दर के ऊपर ओ एन श्रमिक तो काम करने के लिए तैयार हैं और ओ एन इस श्रमिकों को जो है काम मिल रहा है, यानी उनकी मांग भी ओ एन है और पूर्ति है वो भी ओ एन है। तो इस प्रकार संतुलन के रोजगार के संतुलन का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ पर श्रमिकों की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। तो जैसा इसमें अभी मैंने एक्सप्लेन किया वैसे जो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो रोजगार के संतुलन का निर्धारण हो गया। अब हमें उत्पादन और रोजगार के संतुलन का इकट्ठा निर्धारण करना है। तो इसके लिए अब हम ये देखें कि रोजगार के संतुलन का तो निर्धारण हमने कर लिया कि ओ एन मात्रा का निर्धारण हो गया। अब हम इस चीज़ को ओ एन श्रमिकों को जो उत्पादन फलन में देखेंगे कि वहाँ ओ एन श्रमिकों को काम पर लगाने से कितने जो वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो अब हम दोनों का इकट्ठा देखते हैं, उत्पादन और रोजगार का निर्धारण। सबसे पहले आप ओ एक्स अक्ष लीजिए, ओ एक्स अक्ष के ऊपर श्रम की मात्रा और ओ वाई एक्स है उसके ऊपर उत्पादन की मात्रा। और ये हमारे पास में जो ऑरेंज कलर की लाइन है कि ओ क्यू, ये जो है उत्पादन फलन को दिखाती है। अब हम एक और डायग्राम बनाते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर श्रम की मात्रा
ओ वाई के ऊपर वास्तविक मजदूरी, ये हमारे पास में जो ऑरेंज कलर की है ये श्रम का पूर्ति वक्र है, सप्लाई ऑफ लेबर, और हमारे पास में ये जो ग्रीन कलर की है ये डिमांड फॉर लेबर यानी श्रम का मांग वक्र है, और इसने जो है एक दूसरे को ई बिंदु के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। तो श्रम का जो संतुलन का बिंदु होता है वो ई बिंदु पर होता है, और ऐसे में श्रमिकों की जो संख्या है वो ओ एन जो है रोजगार की मात्रा का निर्धारण होता है। मजदूरी, वास्तविक मजदूरी की दर है वो डब्लू है। आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पर डब्लू बटा पी लिखिए, ताकि अंडरस्टूड हो जाए कि ये जो है मजदूरी या वास्तविक मजदूरी दिखाई जा रही है। तो यहाँ तक हो गया ये कि हमने रोजगार के संतुलन का निर्धारण कर लिया, कितने श्रमिकों को काम मिलेगा, ओ एन। अब हम ऊपर इसी लाइन को, जो ओ एन रेखा है, हम इसी लाइन को ऊपर लेकर के जाते हैं और ये देखते हैं कि ये ओ एन मात्रा जो वो कितने उत्पादन का निर्धारण करती है। तो ऊपर वाला जो डायग्राम था उसमें हमने ओ एन श्रमिकों को लिया। अब ये जो ओ एन श्रमिक है जो है ये उत्पादन फलन जो है उसको बी बिंदु पर काटते हैं, और ऐसे में बी बिंदु के ऊपर जो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है वो ओ क्यू मात्रा का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार संतुलन की जो मात्रा है वो श्रमिकों का जो संतुलन है, रोजगार की जो मात्रा है वो जो ओ एन है, और उत्पादन की इस ओ एन संतुलन की मात्रा के ऊपर जो उत्पादन का निर्धारण होता है वो हमें उत्पादन फलन से मिलता है, और वो होता है ओ क्यू। तो इस प्रकार उत्पादन और रोजगार के निर्धारण का जो है वो निर्धारण होता है परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार। क्लियर है? आगे चलें, एक बार इस डायग्राम को आप अवश्य बना करके देखिए। अब बात आती है पूर्ण रोजगार संतुलन की, क्योंकि परंपरावादियों की क्या मान्यता थी कि जो पूंजीवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाएं होती है उनके अंदर जो पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, यानी वहाँ पर हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है, और यदि कुछ समय के लिए यानी अल्पकाल में बेरोजगारी होती भी है तो विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, उनमें इस प्रकार से अपने आप परिवर्तन होता है कि जो पूर्ण रोजगार है वो दोबारा प्राप्त हो जाता है। यानी थोड़े समय के लिए बेरोजगारी पाई भी जाती है तो अपने आप दूर हो जाती है। अब इसके दो आधार हैं। पहला आधार है मजदूरी, कीमत और ब्याज दर में लोचशीलता, और दूसरा जो इनका आधार है वह शे का बाजार नियम। यानी ये दो कारण हैं जिनकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था में सदैव जो है पूर्ण रोजगार संतुलन रहता है। मजदूरी, कीमत और ब्याज दर में लोचशीलता। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार यदि मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी फैलती है, मान लीजिए कि मांग कम है और पूर्ति अधिक है, तो ऐसे में जब वस्तुओं की मांग कम होगी और पूर्ति अधिक होगी तो जो उत्पादक जो है नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन कम करेंगे, क्योंकि पहले वाली सप्लाई उनके पास में स्टॉक में पड़ी है। तो ऐसे में श्रमिकों की मांग कम हो जाएगी, और श्रमिकों की मांग कम होगी तो बेरोजगारी फैल जाएगी। तो उस अवस्था के अंदर जो है मजदूरी, कीमत और ब्याज दर में जो परिवर्तन होता है, उनमें जो लोचशीलता होती है, उसके कारण जो उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि के कारण लोगों को दोबारा से रोजगार मिल जाएगा। तो इनको आप आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये शक्तियाँ जो पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने में मदद करती है। इनमें होने वाले परिवर्तन किस प्रकार रोजगार को प्रभावित करते हैं, एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मजदूरी में परिवर्तन द्वारा पूर्ण रोजगार की, मजदूरी जो परिवर्तनशील है उसको द्वारा किस प्रकार से पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होती है वो देखते हैं। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार मजदूरी की दर का निर्धारण श्रम की मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा किया जाता है, ये हमने पीछे देख लिया। और साथ ही मजदूरी की दर जो पूर्णतः लोचशील है, यानी मजदूरी कितनी भी कम हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, जो पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने में मदद करती है। वास्तविक मजदूरी किसके बराबर होती है, मौद्रिक मजदूरी बटा कीमत स्तर, यानी W/P, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। श्रम की मांग और पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। श्रम की मांग तथा मजदूरी की दर में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी अगर वास्तविक मजदूरी की दर बढ़ेगी तो श्रमिकों की मांग कम की जाएगी, अगर वास्तविक मजदूरी की दर कम हो गई तो श्रमिकों की मांग अधिक की जाएगी। और श्रम की पूर्ति के साथ में धनात्मक संबंध होता है, यानी अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ रही है तो पूर्ति अधिक होगी, और अगर वास्तविक मजदूरी कम हो रही है तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। जब बेरोजगारी की स्थिति होती है तो मौद्रिक मजदूरी कम होने से वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी, क्योंकि वास्तविक मजदूरी जो होती है मौद्रिक मजदूरी बटा कीमत स्तर, तो ऐसे में जिस अनुपात के अंदर मौद्रिक मजदूरी कम होगी उसी अनुपात के अंदर वास्तविक मजदूरी है वो भी कम हो जाएगी। और
जब वास्तविक मजदूरी जो होती है कम हो गई, तो हमें पता है कि वास्तविक मजदूरी और श्रमिकों की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो जब वास्तविक मजदूरी कम होगी तो श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी, और श्रमिकों की मांग बढ़ करके दोबारा जो है मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर आ जाएगी। तो इस प्रकार ये जो मजदूरी लोचशील है, कि पहले क्या था कि कुछ श्रमिक जो बेरोजगार थे, जब श्रमिक बेरोजगार थे तो उससे जो है कुछ श्रमिक कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो गए, तो इससे मजदूरी कम हो गई। जब मौद्रिक मजदूरी कम हुई तो वास्तविक मजदूरी भी कम हो गई, और जब वास्तविक मजदूरी कम हुई तो जो उत्पादक थे, उत्पादकों ने अधिक श्रमिकों की मांग की, क्योंकि वास्तविक मजदूरी कम होने से श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, और जब वास्तविक में जब श्रमिकों की अधिक मांग की तो उसके कारण जो दोबारा से पूर्ण रोजगार हो जाता है। पीगू के अनुसार N इज इक्वल टू क्यू वाई अपॉन डब्लू। यहाँ पर क्यू वाई क्या है? आय का वह हिस्सा जो मजदूरी के रूप में दिया जाता है, आय का वह हिस्सा जो मजदूरी के रूप में दिया जाता है, और डब्लू यहाँ पर क्या है? मौद्रिक मजदूरी। तो देखिए जैसे जैसे मजदूरी कम होती है, यानी डब्लू जो है मौद्रिक मजदूरी कम होती है, तो श्रमिकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखिए। शुरू में यहाँ पर हम जो है श्रमिकों को राष्ट्रीय आय का जो भाग मिलता है उसको हम बराबर रख रहे हैं, कि जितनी भी राष्ट्रीय आय उसमें से श्रमिकों को 100 रुपये मिल रहे हैं, और श्रमिकों की मजदूरी है वो 50 है, तो श्रमिकों की मांग कितनी हो जाएगी? N इज इक्वल टू 2। अब दूसरी अवस्था देखिए आप, क्यू वाई यानी श्रमिकों को राष्ट्रीय आय का जो भाग मिल रहा है वो अभी भी कांस्टेंट है, 100 है। अब यहाँ पर हमने मौद्रिक मजदूरी कम कर दी, मौद्रिक मजदूरी 25 हो गई, तो अब देखिए श्रमिकों की संख्या बढ़ करके 4 हो गई, यानी इस जो मौद्रिक मजदूरी कम हुई उसके कारण श्रमिकों की मांग बढ़ गई। तो वास्तविक मजदूरी है वो, मौद्रिक मजदूरी है वो आधी रह गई, आधी रहने के कारण जो श्रमिकों की मांग है वो दुगनी हो गई, क्योंकि जो मजदूरी और जो मजदूरों की मांग है उन दोनों में जो है आनुपातिक संबंध पाया जाता है, यानी जिस अनुपात के अंदर मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में श्रमिकों की मांग में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी आधी रह गई तो श्रमिकों की मांग 2 गुनी हो गई। आगे मजदूरी की दर में परिवर्तन द्वारा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, इसको हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर श्रम की मात्रा और ओ वाई अक्ष के ऊपर वास्तविक मजदूरी लेना है आपको। यहाँ पर वास्तविक पूर्ति की जगह आप क्या लिखोगे? वास्तविक मजदूरी। और ये हमारे पास में जो है श्रमिकों का मांग वक्र है, और ये हमारे पास में श्रम का पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो रोजगार की मात्रा है वो ओ एन होती है, और वास्तविक मजदूरी है जो ओ डब्लू होती है। ये वास्तविक मजदूरी है डब्लू, यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर जो है डब्लू की बजाय डब्लू बटा पी लिख सकते हो, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर जो मजदूरी है, वास्तविक मजदूरी है वो W1 है, तो W1 है तो आप यहाँ देखिए श्रमिकों की मांग है वो तो W1A के बराबर है, और इस मजदूरी के ऊपर श्रमिक जो काम करने के लिए तैयार हैं वो W1B के बराबर है। तो ऐसे में AB के बराबर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होगी। किसके बराबर है? AB, क्योंकि मांग तो WA के बराबर है और पूर्ति जो है WB के बराबर है, तो AB के बीच में जो गैप है इतने श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसे में फिर क्या होगा? मौद्रिक मजदूरी कम होने से वास्तविक मजदूरी कम होगी। अब आप यहाँ देखिए इस मजदूरी के ऊपर तो जो है वो N1 श्रमिकों को ही काम मिल रहा है, तो ऐसे में जो है मजदूरी कम होगी, और मजदूरी कम होकर के वापस W के स्तर पर आ जाएगी, और मजदूरी वापस W के स्तर पर आने से आप देखिए यहाँ पर जैसे मजदूरी कम हुई तो श्रमिकों की मांग भी कम हो गई। पहले श्रमिक जो थे वो W1B के बराबर मांग पूर्ति करने के लिए तैयार थे, अब WE के बराबर, जो कि श्रमिकों की मांग में कमी आ गई। इसके अलावा कुछ जो है मजदूरी कम होने के कारण जो मांग बढ़ गई है, मांग पहले WA के बराबर थी और अब मांग बढ़ करके जो है WE के बराबर हो गई। तो इस प्रकार दोबारा से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार स्थापित हो जाता है। तो जब कभी भी अगर बेरोजगारी होती है तो बेरोजगारी के कारण मौद्रिक मजदूरी कम होगी, मौद्रिक मजदूरी कम होने से वास्तविक मजदूरी कम होगी, और वास्तविक मजदूरी कम होने से दोबारा से अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर आ जाती है। इसी प्रकार से आप देखिए कि अगर मजदूरी की दर कम है, बहुत ही कम है,
W2, तो ऐसे के अंदर जो है श्रमिकों की जो है मांग तो अधिक है, किसके बराबर है, W2D के बराबर है, और पूर्ति है वो W2C के बराबर है। तो यहाँ पर भी पूर्ण रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मांग अधिक है श्रमिकों की और पूर्ति कम है। तो CD के बराबर जो है अभी भी जो है और श्रमिकों की जरूरत है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी, क्योंकि मांग अधिक है पूर्ति कम है। तो जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है, उसी प्रकार से श्रमिकों की मांग भी जब अधिक होगी तो उनकी वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी, और वास्तविक मजदूरी बढ़ करके दोबारा से OW के बराबर हो जाएगी, और OW के बराबर होने से दोबारा से अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार स्थापित है, पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो मजदूरी दर की परिवर्तनशीलता है ये अपने आप इस प्रकार से परिवर्तित होती है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर यह अर्थव्यवस्था रहती है। इसके बाद से का बाजार नियम और ब्याज दर में लोचशीलता द्वारा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। से के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। इसका मतलब होता है कि जितना भी उत्पादन किया जाएगा सारा का सारा उत्पादन बिक जाएगा। डिमांड और जो सप्लाई है वो एक दूसरे के बराबर होगी, और जब तक वस्तुओं की मांग और पूर्ति बराबर है तब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहेगा। अब देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब लोगों की जितनी भी इनकम होती है सारी की सारी वो इनकम जो है खर्च कर दे, क्योंकि जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ तो उस उत्पादन के परिणाम स्वरूप जैसे वस्तुओं का उत्पादन हुआ लोगों के पास में इनकम आ गई, और वो इनकम जो है डिमांड पैदा करेगी। तो इसलिए शे ने कहा कि पूर्ति जो अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, क्योंकि जब वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है तो उससे जो आय का उत्पादन होता है, और आय जो होती है वो मांग पैदा करती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर लोग जो वो अपनी सारी की सारी आय जो होती है वो व्यय नहीं करते। इसका मतलब कुछ आय का कुछ हिस्सा जो बचत के रूप में रख लेते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है शे का बाजार नियम लागू होता है। पहला ऊपर वाला तो था कि सारी की सारी वस्तुएं बिक जाए, लेकिन यदि स्थिति ऐसी है कि सारी की सारी वस्तुएं नहीं बिकती है, लोग अपनी आय को व्यय नहीं करते हैं, उसका एक हिस्सा बचा करके रखते हैं, उस स्थिति के अंदर भी शे का बाजार नियम लागू होता है। और वो कैसे होता है वो देखिए आप, कि जो लोग बचत करते हैं, अगर लोग अपनी बचत का सारा भाग निवेश कर देते हैं तो दोबारा से कुल मांग जो होती है कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी, क्योंकि डिमांड यानी कुल मांग जो किसके बराबर है, सी प्लस आई। सी का मतलब उपभोग मांग, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट मांग, यानी कुल मांग जो होती है वो उपभोग मांग और निवेश मांग के बराबर होती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसको जो है 50,000 रुपये की इनकम हुई, अर्थव्यवस्था मान लीजिए सारी अर्थव्यवस्था में 50,000 रुपये की इनकम हुई, उसमें से उसने 40,000 रुपये खर्च कर दिए वस्तुओं और सेवाओं पर। तो उपभोग कितना हुआ, 40,000 रुपये का। वस्तुओं का उत्पादन हुआ था 50,000 रुपये की वस्तुओं का, तो इसमें 10,000 रुपये की जो है वस्तुएं बिना बिकी रहेगी। अब बचत कितने की हुई, 10,000 रुपये की। तो सेविंग किसके बराबर है, 10,000 रुपये के बराबर। अगर वो सारी की सारी सेविंग कर देता है इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट भी कितना हो जाता है 10,000 रुपये। तो अब देखिए अब कुल मांग कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपये उपभोग मांग है, प्लस में 10,000 रुपये निवेश मांग है। तो ऐसे में दोबारा से जो अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन हो जाएगा। तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तो बचत की अवस्था के अंदर भी जो पूर्ण रोजगार रहता है। यदि किसी अवस्था के अंदर बचत और निवेश में बराबरी नहीं है, समानता नहीं है, तो ब्याज दर में इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि बचत और निवेश दोबारा से बराबर हो जाते हैं। तो पहले तो ये था कि सारी की सारी वस्तुएं बिक जाए तो पूर्ण रोजगार होगा। उसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि सारी की सारी वस्तुएं नहीं बिकती क्योंकि कुछ लोग बचत करते हैं। तो फिर ये बात आई कि अगर बचत और निवेश बराबर होते हैं तो पूर्ण रोजगार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये बात आई कि जरूरी नहीं कि बचत और निवेश बराबर हों, तो जब तक बचत और निवेश बराबर नहीं होगा तब तक पूर्ण रोजगार नहीं हो सकता। तो फिर उस अवस्था के अंदर क्या होगा वो आप देखिए। यदि बचत और निवेश जो है बराबर नहीं होते हैं तो इसको ब्याज दर के माध्यम से बराबर किया जाता है या हो जाते हैं। तो बचत और निवेश दोनों होते हुए ब्याज दर पर निर्भर करते हैं, यानी ब्याज दर का फलन है। अब ब्याज की दर और बचत में धनात्मक संबंध होता है, ध्यान रखिएगा कि बचत और ब्याज की दर में धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाएगी लोग उस ब्याज को प्राप्त करने के लिए अधिक बचत करते जाएंगे। और निवेश और ब्याज की दर के अंदर धनात्मक संबंध ऋणात्मक संबंध होता है कि अगर ब्याज की दर कम होती है तो निवेश बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज की दर जो एक प्रकार की निवेशकों के लिए लागत है, उन्हें पैसा उधार लेना पड़ रहा है
तो उनकी ब्याज की दर है वो उनके लिए लागत है। अगर ब्याज की दर कम होगी तो लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो वो अधिक मात्रा में निवेश करेंगे, और अगर ब्याज की दर बढ़ जाती है तो निवेश कम मात्रा में किया जाता है। जब बेरोजगारी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि निवेश कम है, बचत अधिक है, कि लोगों ने बचत अधिक कर ली और सारी की सारी बचत दोबारा निवेश में नहीं आई। अगर दोबारा से निवेश में आ जाती तो बेरोजगारी होती नहीं। तो बेरोजगारी की अवस्था में क्या होता है, सेविंग जो होती है वो अधिक होती है और निवेश कम होता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, इसका अर्थ क्या हुआ, मुद्रा की मांग कम है, क्योंकि निवेश जो है वो मुद्रा की मांग है, और ब्याज की दर जो है, अगर मुद्रा की मांग कम होगी क्योंकि लोग निवेश कम कर रहे हैं इसलिए वो कम मुद्रा की मांग कर रहे हैं, पैसा ले ही नहीं रहे उधार, और मांग के कम होने के कारण क्या होगा, ब्याज की दर कम हो जाएगी। और जब ब्याज की दर कम होगी तो उसका दोहरा प्रभाव होगा कि ब्याज की दर कम होने से एक तो निवेश बढ़ेगा, और दूसरा जब ब्याज की दर कम होगी तो बचत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि निवेश के साथ तो विपरीत संबंध होता है और सेविंग के साथ सीधा संबंध होता है। तो ब्याज की दर कम होने से एक तरफ तो निवेश बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बचत कम हो रही है, तो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो दोनों आकर के एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और दोबारा से अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार आ जाएगा। इसको अपन डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हमने मुद्रा की मात्रा और ओ वाई एक्स के ऊपर हमने ब्याज की दर ली है। अब आप देखिए ये जो है पूर्ति वक्र है, सेविंग है, और ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की लाइन नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध है। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये जो है सेविंग की लाइन है, जो ये दिखाती है जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग बढ़ती जाएगी। अब आप देखिए शुरू के अंदर अर्थव्यवस्था जो है ई बिंदु पर संतुलन में है। जब अर्थव्यवस्था ई बिंदु पर संतुलन में है तो यहाँ पर मुद्रा की जो मात्रा है उसकी मांग और पूर्ति बराबर है, और वो ओ एन पर है कि ओ एन स्तर है वो मुद्रा की संतुलन मात्रा का स्तर है, और ऐसे में जो ब्याज की दर है वो ओ आर निर्धारित होती है। अब आप देखिए अर्थव्यवस्था के अंदर एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जो है ब्याज की दर R1 है, और यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में समानता नहीं है, यानी यहाँ पर निवेश कम है और सेविंग अधिक है, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो ए बी के बराबर है। तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार का संतुलन प्राप्त करना है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर होना पड़ेगा। अब देखिए जब कभी भी ऐसा होता है तो इसका मतलब निवेश कम है, पूर्ति अधिक है, तो उसमें क्या होगा, जब निवेश कम है तो इसका मतलब मुद्रा की मांग कम है, तो मुद्रा की मांग कम होने के कारण ब्याज की दर जो है वो कम होगी, और ब्याज की दर जो है वो कम होकर के दोबारा से R1 पर आ जाएगी। तो जब ब्याज की दर R1 पर आई तो आप देखिए पहले जो है आर पर आई, पहले आप R1 पर देखिए, R1 के ऊपर मुद्रा की मांग कितनी की जा रही थी, निवेश के लिए मांग जो है वो R1 ए के बराबर या ON1 के बराबर थी, आप नीचे से देखिए ON1 के बराबर थी, और यहाँ पर जो बचत थी वो ON2 के बराबर थी। लेकिन जब ब्याज की दर कम हुई, आर के ऊपर आ गई, तो आप यहाँ देखिए कि पहले जो मुद्रा की मांग थी वो ON1 थी, अब वो बढ़ करके, क्योंकि ब्याज की दर कम होने पर मुद्रा की मांग बढ़ेगी यानी निवेश बढ़ेगा, ON2 होगी, तो कुछ तो मांग बढ़ी और कुछ सप्लाई सेविंग कम हो गई, यानी पहले जो ON2 मात्रा की बचत की जा रही थी अब ब्याज की दर कम होने से बचत की दर वो भी कम होकर के ON हो जाती है। तो इस प्रकार जब कभी भी सेविंग इन्वेस्टमेंट अधिक होता है, सेविंग कम होती है, तो ब्याज की दर कम होगी, ब्याज की दर कम होने से निवेश बढ़ेगा, बचत कम होगी, और दोनों एक दूसरे के बराबर दोबारा से आ जाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे वहाँ पर पूर्ण रोजगार होगा। इसी प्रकार एक और स्थिति हो सकती है कि अर्थव्यवस्था जो है R2 स्तर पर है ब्याज दर के, और जब R2 स्तर पर है तो आप यहाँ पर देखिए मांग जो है वो ON2 के बराबर है। अब की बार आप मांग देखिए, आप निवेश वक्र देखिए, मांग जो है वो ON2 के बराबर यानी डी बिंदु तक है, और पूर्ण बचत है वो ON1 यानी सी बिंदु तक है। तो सी और डी के बीच में जो गैप है वो ये दिखाता है कि निवेश के लिए मांग तो अधिक है लेकिन बचत कम है। तो ऐसी अवस्था में जब मुद्रा की मांग अधिक होती है तो ऐसे में ब्याज की दर बढ़ेगी। जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो एक तरफ तो मुद्रा की मांग है वो कम हो जाएगी यानी निवेश कम होगा, और दूसरी तरफ जब बचत है वो बढ़ जाएगी, तो दोबारा से बढ़ करके दोनों एक दूसरे के बराबर ON पर हो जाएंगे। तो ऐसे में आप देखिए ब्याज की दर बढ़ करके दोबारा से R
हो जाती है और दोबारा से ये बिंदु पर संतुलन हो जाता है। तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होती है तो ब्याज दर में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। अब कीमत स्तर की लोचशीलता या मुद्रा बाजार में संतुलन और पूर्ण रोजगार। रोजगार के पूर्ण रोजगार के लिए जरूरी होता है कि भी कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर रहे। देश के अंदर कुल पूर्ति जो उत्पादन के बराबर होती है और कुल मांग जो होती है वो मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी एक देश के अंदर जितनी अधिक मुद्रा की मात्रा होगी मांग उतनी अधिक होगी। अगर मुद्रा की मात्रा कम है तो लोग मांग है वो भी कम करेंगे। तो जहां पर वस्तुओं की कुल मांग मुद्रा की कुल पूर्ति के बराबर होती है परंपरावादियों के अनुसार वहां पर जो पूर्ण रोजगार होता है। यदि देश के अंदर कुल मुद्रा की मात्रा कुल पूर्ति को खरीदने के लिए पर्याप्त है, यानी जितनी मुद्रा है उस मुद्रा से सारी की सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती है, तो एक देश के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। क्योंकि पूर्ण रोजगार का मतलब है कि जितना उत्पादन किया सारा का सारा बिक जाए। और उत्पादन कब बिकेगा? जब जितना उत्पादन किया है उतना उत्पादन खरीदने के लिए लोगों के पास में आय होती है। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार के कारण जो है कुल पूर्ति स्थिर रहती है। क्योंकि पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है? जितने के जितने लोग काम करना चाहते थे सारे के सारे लोगों को काम मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अब और उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि उत्पादन के कोई साधन बेकार नहीं है, सभी को काम मिला हुआ है। ऐसे में कुल मांग अर्थात मुद्रा की मात्रा जो होती है वो पूर्ण रोजगार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूर्ति तो कांस्टेंट है। ऐसे में जो एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगी मुद्रा की मात्रा। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से वस्तुओं की कीमतों में उसी के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहता है कि जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उसी अनुपात में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। जिस अनुपात के अंदर मुद्रा की मात्रा कम होगी उसी अनुपात के अंदर कीमतें कम हो जाएगी। यानी कीमतों में जो परिवर्तनशील है वो मांग तथा पूर्ति को बराबर रखता है। और जब तक मांग तथा मुद्रा की मांग और वस्तुओं की पूर्ति बराबर होंगी तब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहेगा। इसको हम आगे देखते हैं। परंपरावादियों का जो परिमाण सिद्धांत है उसके अनुसार MV इक्वल टू PT। अब ये MV क्या है और PT क्या है वो हम आगे देखेंगे। दोबारा आप यहाँ देखिए P इज इक्वल टू MV बटा T कि आप जो T को इस तरफ ले गए, P के साथ गुणा में है तो इस तरफ जाकर के भाग में हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू MV बटा T। यहाँ पर MV क्या है? कुल मांग, यानी मुद्रा की कुल मात्रा। मुद्रा की कुल मात्रा कितनी किसके बराबर है? MV के बराबर। और कुल पूर्ति है वो PT के बराबर है। अब हम देखते हैं इसमें कि M क्या है? मुद्रा की मात्रा। और V का मतलब क्या है? वेलोसिटी यानी चलन गति। अब मुद्रा की मात्रा का मतलब ले लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है 1000 रुपये है। और V का मतलब वेलोसिटी की एक जो नोट है वो कितनी बार ट्रांजैक्शन में काम आता है। अब मान लीजिए एक जो नोट है वो 10 बार ट्रांजैक्शन में काम आता है, 10 व्यक्तियों के द्वारा उसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। जैसे मैंने आपको दिया, आपने और आगे दिया, आपने और आगे दिया। इस प्रकार एक साल के अंदर जो है एक जो नोट है वो 10 बार ट्रांजैक्शन में आता है। तो मुद्रा की मात्रा 1000 थी, चलन गति 10 है, तो कुल मुद्रा की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1000 गुणा 10 यानी 10,000 के बराबर हो जाएगी मुद्रा की मात्रा। और अब आगे आप देखिए, P का मतलब कीमत है, T का मतलब ट्रांजैक्शन यानी बिक्री की मात्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कितनी बिक्री हुई है। तो ये पूर्ति के बराबर होती है। तो कुल पूर्ति किसके बराबर होती है? कि कितनी वस्तुएं बिकी, उन वस्तुओं को आप कीमतों से गुणा कर दीजिए, वो पूर्ति की मात्रा आ जाएगी हमारे पास। तो इस प्रकार जब जहां कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है यानी MV इक्वल टू PT होता है तो वहां पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। अब आप देखिए P इज इक्वल टू MV बटा T, ऊपर की तरफ दूसरी लाइन में P इज इक्वल टू MV बटा T। तो ऐसे में अब हम ये देखेंगे कि जब मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आता है, क्योंकि पूर्ति तो स्थिर है, ट्रांजैक्शन जो है वो स्थिर है कि वस्तुओं की जो मात्रा है वो तो स्थिर है, तो सारी की सारी वस्तुएं कब बिकेंगी वो कीमत में परिवर्तन के द्वारा तय होता है। आगे देखिए आप इसको। अब आप देखिए अर्थव्यवस्था के अंदर P इज इक्वल टू MV इक्वल टू MV बटा T। यहाँ पर M जो है वो है 100, यानी मुद्रा की मात्रा है वो 100 है। और एक जो नोट है वो 10 बार काम में आता है, तो कुल मुद्रा की मात्रा कितनी हो गई? 10 गुणा 100 बटा
ट्रांजैक्शन यानी वस्तुओं की जो संख्या वो 100 है, तो कीमत स्तर 10 है। नेक्स्ट टाइम आप देखिए कि मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, मुद्रा की मात्रा बढ़कर कितनी हो गई 200, वेलोसिटी 10 है, वस्तुएं उतनी है। अब भी देखिए सारी की सारी वस्तुएं बिक जाएंगी। पहले जब 1000 रुपये की मुद्रा की पूर्व मांग थी, यानी 100 गुणा 10, तो भी सारी वस्तु बिक गई थी क्योंकि कीमत 10 थी। अब जब मुद्रा की मात्रा बढ़ करके 2000 हो गई तो भी सारी वस्तुएं बिक गई क्योंकि अब कीमत बढ़ गई है उसी अनुपात में। तो जिस अनुपात के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उसी अनुपात में कीमत भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टाइम आप देखिए कि लोगों के पास मुद्रा कम हो गई, अब 50 ही रह गई। कितनी रह गई 50। तो अब वस्तुएं कैसे बिकें, क्योंकि 100 की 100 वस्तु बिकनी जरूरी है पूर्ण रोजगार के लिए। तो ऐसे में आप देखिए कीमत स्तर वो कम होकर के 50 हो जाता है, सॉरी 5 हो जाता है। तो अब ये जो 5 वस्तुएं हैं, 5 रुपए कीमत है, इस कीमत के ऊपर सारी की सारी वस्तुएं बिक जाएं, क्योंकि आपके पास 500 रुपए है, वस्तुओं की संख्या 100 है, तो आप 500 रुपए में सारी की सारी वस्तुएं खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से जो कीमत में परिवर्तन होता है ऊपर या नीचे, उस कीमत के परिवर्तन के द्वारा ही अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप पूर्ति स्थिर है 100 100 100, लेकिन जब मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो कीमत भी बढ़ गई, सारी वस्तुएं बिक गई। जब मुद्रा की मात्रा कम हुई उस अवस्था में हो सकता है कि मुद्रा की मात्रा कम होने से उपभोक्ता सारी वस्तुएं ना खरीद पाए। देखिए आपके पास में 50 रुपए थे, आपके पास में 500 रुपए थे और कीमत सर 10 है, तो आप केवल 50 ही वस्तुएं खरीद पाओगे, 50 वस्तुएं नहीं बिकेंगी। लेकिन यहाँ पर जब आपकी मुद्रा की मात्रा आपके पास कम होकर के 500 हुई तो साथ में कीमत स्तर भी कम होकर के 5 हो गया, तो यहाँ पर आप सारी की सारी वस्तुएं खरीद सकते हो। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कीमत स्तर में परिवर्तन के द्वारा जो है कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर रहती है। इसको आप डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हम उत्पादन या रोजगार की मात्रा लेते हैं और ओ वाई के ऊपर हम कीमत स्तर लेते हैं। अब अर्थव्यवस्था के अंदर ए एस यानी एग्रीगेट सप्लाई कुल पूर्ति को दिखा रहा है और कुल पूर्ति जो बिल्कुल ओ वाई के समानांतर है, यानी ये दिखा रही है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर है। क्योंकि जब कभी भी पूर्ति स्थिर होती है तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर स्थिर होती है, क्योंकि इसके आगे उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए मुद्रा की पूर्ति है, जो वस्तुओं की पूर्ति है वो स्थिर हो जाती है। तो ओ क्यू जो वस्तुओं की और सेवाओं की पूर्ति है। अब शुरू में आप देखिए मांग जो ए डी है, अब कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर ई बिंदु पर है, तो ऐसे में कीमत स्तर का निर्धारण जो होता है वो ओपी होता है। अब दूसरी अवस्था में आप देखिए कीमत स्तर बढ़ करके ए डी, मुद्रा की जो वस्तुओं की मांग है वो बढ़ करके ए डी 1 हो गई। अब ए डी 1 हो गई तो यहाँ पर जो मांग है वो अतिरिक्त वस्तुओं की हो गई, ओ क्यू 1, क्योंकि जब मांग अधिक हुई कितनी वस्तुओं की, क्यू से Q1 अधिक वस्तुओं की मांग हुई। लेकिन अर्थव्यवस्था में क्योंकि पूर्ण रोजगार है तो मांग तो उत्पादन तो बढ़ा ही नहीं जा सकता, तो Q1 के बराबर उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। तो फिर ऐसे में क्या होगा, कीमत स्तर बढ़ जाएगा, कीमत स्तर बढ़ करके क्या हो जाएगा OP1, और OP1 स्तर के ऊपर आप देखिए दोबारा से ए बिंदु के ऊपर अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मांग कम हो जाती है और AD2 हो जाती है तो आप देखिए यहाँ पर AD2 मांग की अवस्था के अंदर जो है मांग की जा रही है OQ2 वस्तुओं की, और यहाँ पर मांग कम है। इस कीमत स्तर के ऊपर केवल आपके पास में इतनी मुद्रा है कि आप OQ2 वस्तुएं खरीद सकते हो। तो ऐसे में Q से Q2 के बराबर जो है वो इतनी मांग कम होगी जिससे बेरोजगारी फैल जाएगी। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, कीमत स्तर कम होगा, और कीमत स्तर कम होने के बाद दोबारा से अर्थव्यवस्था जो है डी बिंदु पर संतुलन में होगी और कीमत है वो क्या हो जाएगी OP2 हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर मांग बढ़ती है तो उसी अनुपात में कीमत बढ़ जाएगी, दोबारा से अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन में होगी। और अगर मांग कम होती है तो कीमत स्तर कम हो जाता है और दोबारा से अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन में होती है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।